हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपिका श्रीवास्तव। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि सेल इंजरी क्या होता है और कैसे कोई स्ट्रेस अप्लीकेबल होता है हमारी सेल्स पे, और सेल कैसे रिवर्सिबल और सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चेंज होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल इंजरी क्या होता है कि जब भी हमारे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये सेल इंजरी शुरू हो चुकी है। सेल इंजरी कब शुरू होती है? जब भी कोई स्ट्रेस अप्लीकेबल होता है, जब भी कोई वर्क प्रेशर हमारी सेल का बढ़ता है। वर्क प्रेशर कैसे बढ़ता है? जब कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई केमिकल एजेंट आ जाता है, कोई टॉक्सिक एजेंट रिएक्ट कर देता है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कोई स्ट्रेस अप्लीकेबल होता है तो क्या हो जाती है? सेल इंजरी शुरू हो जाती है। और हमारी सेल इंजरी दो तरह की होती है, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी हमने पढ़ा था कि ऐसी सेल इंजरी होती है जो वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? इसका क्योर होता है, इसका इलाज होता है अगर पेशेंट को सही टाइम पे दिखा दिया गया, सही टाइम पे उसकी प्री ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, तो वो क्या होगा? वापस से सेल्स अपने नॉर्मल वर्क पे, नॉर्मल फंक्शन और नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस अप्लीकेबल है, स्ट्रेस अभी भी कंटिन्यू है, पेशेंट को अभी भी वही डिजीज़ है, और तो वो क्या होगा? वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ये तो रही सारी बातें हमारी सेल इंजरी की। और सेल इंजरी कितने टाइप्स की होती है इसकी, बट हम इतनी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई सेल दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम सेल को देख के बता सकते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी है या इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी नॉर्मल सेल कैसी दिखती है, और जब नॉर्मल सेल हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंचती है तब कैसी दिखती है, और क्या उसके फंक्शंस में डिस्टर्बेंस आते हैं, और जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंचती है तो हमारे सेल में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रही हमारी नॉर्मल सेल। हमें पता है हमारी नॉर्मल सेल्स में क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इससे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसपे हमारा लाइपोसोम्स अटैच रहता है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे अटैच नहीं रहता है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे सेल के। क्या होता है जब भी हम रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं, कोई स्ट्रेस अप्लीकेबल हो गया हमारे सेल पे और सेल हमारा क्या हो गया? रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा। तो जब भी हमारा सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो सेल है, ठीक है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। और इस पे ब्लैप्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या आना शुरू हो जाएंगे? इस पे ब्लैप्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो क्या हुआ? हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी में सबसे पहला चेंज किस में आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन में आ रहा है। क्या होगी? हमारी सेल मेम्ब्रेन स्वेल कर जाएंगी और इसमें ब्लैप्स आना शुरू हो जाएंगे, बबल्स आने ऐसे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो जब हमारा इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया है, तो हमारे जब सेल मेम्ब्रेन स्वेल कर रहा है, ब्लैप्स आ रहा है उसमें, तो हमारे अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी हमारे क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। यू, ठीक है। इससे अटैच जो हमारा लाइपोसोम्स है, इससे अटैच जो हमारा लाइपोसोम्स है, ये जो अटैच है, ये क्या होगा? ये अब अटैच नहीं रहेगा, इसको छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देगा। तो लाइपोसोम्स हमारा क्या हो जाएगा? इसको छोड़ देगा। ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ देगा, इससे अटैच अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइपोसोम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइपोसोम्स हो जाएगा।
ठीक है, सेल हमारी क्या हो गई, स्वेल कर गई और इसमें ब्लैक्स के फॉर्मेशन हो गए। किसके फॉर्मेशन हो गए, ब्लैक्स। स्वेल हमारे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो स्वेल कर जाएगी और इसमें ब्लैक्स के फॉर्मेशन आ जाएंगे। एक तो ये चेंजेस आ गई हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी में, जब हमारी कोई सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में होती है तब। दूसरा हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा और इससे जो अटैच हमारे लाइपोसोम्स है वो इसको छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइपोसोम्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम के छोटे छोटे सॉलिड्स बन जाएंगे, स्मॉल डेंसिटीज, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल डेंसिटीज। तो इसमें के अंदर क्या होगा कि कैल्शियम के छोटे छोटे सॉलिड्स बन जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल डेंसिटीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्मॉल डेंसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस, ठीक है। हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन अवेलेबल रहता है ना, क्रोमैटिन अवेलेबल रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन अवेलेबल होता है। तो क्रोमैटिन का क्या होगा, क्लम्प बन जाएंगे, हिंदी में बोले तो गट्ठे बन जाएंगे, है ना। तो क्रोमैटिन का क्या हो जाएगा, ये गट्ठा गट्ठा बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन का गट्ठा गट्ठा बन जाएगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारी सेल कुछ इस तरह से दिखती है। सबसे पहले तो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, स्वेल हो जाएगा और ब्लैप्स की अपीयरेंस आना शुरू हो जाएंगे। इस पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पे ब्लैप्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इससे क्या है, हमारा क्या अटैच है, लाइपोसोम्स अटैच है, ठीक है। तो जब हमारा इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, जब इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारा सेल स्वेल करेंगे, तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल कर जाएगा और इसके साथ जो हमारा लाइपोसोम्स चिपका हुआ है वो इसको छोड़ छोड़ के जाने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइपोसोम्स हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकंड थर्ड वन इज क्या हो जाएगा, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर स्मॉल डेंसिटीज हो जाएगी, किसकी, कैल्शियम के छोटे छोटे सॉलिड्स बन जाएंगे, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, क्या कह सकते हैं इसे, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा इसके अंदर। हमारा जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे क्रोमैटिन अवेलेबल है उसकी क्लम्पिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लम्प ऑफ क्रोमैटिन, क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। तो जब हम इरिवर्सिबल सेल को देखेंगे, जब हमारी कोई सेल है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में है, तो उसको जब हम देखेंगे तो हमारी सेल कुछ इस तरह से दिखेगी, ओके। सेकेंड, जब ये स्ट्रेस, अगर ये स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस जो आई है इसके पास, जो स्ट्रेस कंटिन्यू थी, ठीक है, जो आई थी स्ट्रेस, अगर वो रिमूव हो जाती है तो ये सेल जो है वापस हमारे नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, ये ठीक हो जाएगी, स्मॉल डेंसिटीज हट जाएंगे, जो क्रोमैटिन के क्लम्प्स बने हैं वो भी हट जाएंगे, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सही हो जाएगा और हमारे सेल मेम्ब्रेन भी सही हो जाएगी। बट स्टिल अभी भी स्ट्रेस कंटिन्यू है, अभी भी स्ट्रेस कंटिन्यू है, अभी भी स्ट्रेस कंटिन्यू है। तो हमारा जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। अब देखते हैं कि क्या होता है और कैसी हमारी सेल दिखती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जितना भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, जितना भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा पहले ही खराब हो चुका है और यहाँ पे भी क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा है वो ब्रेक कर जाएगा। अभी तक क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा स्वेल कर गया था, क्या हो गया था, स्वेल कर गया था और अभी इसके पास चांसेस थी कि ये सही हो जाए। अब क्या हो गई, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ब्रेक कर गई, क्या हो गई, ब्रेक कर गई, ओके।
सही होने के चांसेस खत्म हो गए। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था, हमारा जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था, जिसमें अभी तक स्मॉल डेंसिटीज थे, कैल्शियम के छोटे छोटे से एक्युमुलेशन था, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज डेंसिटीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैल्शियम अब ज्यादा एक्युमुलेट हो गया, ज्यादा डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और कैल्शियम क्या करता है, इसके इनर मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जो इसको जोड़ती है नेक्रोसिस सेल डेथ से जोड़ती है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि जो हमारा कैल्शियम है उसकी लार्ज डेंसिटीज बन जाएंगी, क्या हो जाएगी, लार्ज डेंसिटीज बन जाएंगी, ठीक है, ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो लाइसोसोम था, अभी यहाँ पे लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करती है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आ जाता है तो ये उसे क्या करती है, खा जाती है। लेकिन अभी तक तो ये अपना काम कर रही थी रिवर्सिबल सेल इंजरी में। जैसे ही हमारी इंजरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ पहुंचती है, हमारा जो ये लाइसोसोम्स है ये ऑटोफेजी की तरह वर्क करने लगता है। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है कि अपने ही सेल्स को खाने लगती है, अपने ही सेल ऑर्गन्स को खाने लगती है। तो जैसे हमारी लाइसोसोम्स है, ये क्या करेगी, अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को खाना शुरू कर देगी। ये क्या करेगी, अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को खाना शुरू कर देगी। तो ये ऑटोफेजी की तरह एक्ट करने लगती है। किसी तरह एक्ट करने लगती है हमारी लाइसोसोम, ऑटोफेजी की तरह एक्ट करने लगती हैं। ऑटोफेजी की तरह लाइसोसोम्स हमारी एक्ट करने लगती है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ये अभी तक क्या था, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या था, जो हमारा क्रोमैटिन था उसके क्लम्प्स बन जा रहे थे, गट्ठे गट्ठे बन रहे थे। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो न्यूक्लियस है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। पहला हम कहते हैं पिक्नोसिस, दूसरा हमारा है कैरियोरैक्सिस एंड द थर्ड वन इज कैरियोलिसिस। हमारा जो न्यूक्लियस है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जनरली हमारा जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म हमारा पिंक कलर का होता है और न्यूक्लियस हमारा ब्लू कलर का होता है। जब पिक्नोसिस की कंडीशन आती है तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल न्यूक्लियस है। जब पिक्नोसिस की कंडीशन आती है तो हमारी न्यूक्लियस में क्या हो जाता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये क्या कर जाएगा, श्रिंकेज कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, ये कंडीशन क्या हो गई, पिक्नोसिस में क्या हो जाता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज कर जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पिक्नोसिस, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, कैरियोलिसिस। ये क्या होता है, अभी तो ये सिकुड़ा, अब क्या होगा, ये आगे चल के क्या होगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस पार्ट को, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, कैरियोलैक्सिस। क्या कहते हैं इस स्टेज को, कैरियोलैक्सिस, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका जो ब्लू कलर था, अभी क्या हुआ, पिक्नोसिस में क्या हुआ, ये सिकुड़ा, श्रिंकेज कर गया। दूसरा हमारा कैरियोलैक्सिस है, इसमें क्या हुआ, ये टूट गया कई पार्ट में। अब क्या होगा, थर्ड, इसका जो ब्लू कलर है ये भी फेड हो जाएगा, इसका जो कलर है ये भी चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका जो कलर है ये भी चला जाएगा। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, कैरियोलिसिस हो गया। क्या हो गया, कैरियोलिसिस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारी सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में रहती है तो क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आती है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, स्वेल करती है और ब्लैप्स उसमें फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी हमारा स्वेल कर जाता है। इससे अटैच क्या होता है, हमारा लाइपोसोम्स है, वो उसको छोड़ के जाने लगता है, उसका डिस्पर्जन हो जाता है। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, क्रोमैटिन की क्लम्पिंग हो जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम के छोटे छोटे डिपोजिशन, छोटे छोटे सॉलिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, अभी क्या है, अभी चांस है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी वापस से नॉर्मल सेल में
कन्वर्ट हो जाए। अगर कन्वर्ट हो गई तब तो ठीक है, अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो यही सेल हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब भी हमारी सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आती है तो इसके सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। अभी तक यहाँ पे वाटर का इंटेक ज़्यादा हो गया था, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया था तो हमारी जो सेल थी वो स्वेल कर गई थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारी सेल जो है वो ब्रेक कर जाएगी और इसमें से फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी अब क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी तक स्मॉल डेंसिटीज ऑफ कैल्शियम था, कैल्शियम के छोटे छोटे से सॉलिड्स बन रहे थे, अब इसमें क्या होगा, कैल्शियम के बड़े बड़े से सॉलिड्स बन जाएंगे। जो कैल्शियम क्या करेगा, इसके इनर मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा और इसको सेल डेथ से लीड करेगा, जोड़ देगा। ठीक है, हमारा जो लाइसोसोम था वो क्या करेगा, इसमें ऑटोफेजी का काम करेगा और ये अपने ही सेल ऑर्गन को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें पिक्नोसिस, कैरियोलेक्सिस और कैरियोलिसिस। में पिक्नोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंकेज कर जाता है, सिकुड़ जाता है। दूसरा कैरियोलेक्सिस में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस था वो अब कई पार्ट में टूट गया है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाता है, इसका जो ब्लू कलर था वो भी फेड हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोलिसिस। तो जब भी सेल इंजरी होती है तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो इंजरी है ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। थैंक यू सो मच।